नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएसपी के बारे में। जी हाँ, एमएसपी आप सुनते रहे होंगे। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी हाँ, इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक किसान है, सरकार ने एमएसपी निर्धारित की है कि धान की फसल जो है प्रति कुंतल 2100 रुपये में बेची जाएगी। तो कोई भी व्यापारी या गवर्नमेंट खुद अगर किसान से खरीदना चाहे तो वो धान 2099 रुपये, 1 रुपये कम भी नहीं खरीद सकती उसको। वो क्योंकि उस पर एमएसपी 2100 रुपये की है, तो वो एमएसपी पर ही उसको खरीदना होगा। मतलब 2100 रुपये पर ही खरीदना होगा, या उससे ऊपर आप 2200, 2300, 2400 उसकी क्वालिटी अनुसार उसको रेट दे सकते हैं। तो ये एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देना चाहिए। भारत सरकार करीब 22 जो ऐसी फसलें हैं हमारी, मैं अभी आपको बताऊंगा, उस पर एमएसपी निर्धारित करती है। जैसे उन्होंने 2019-20 के लिए गेहूं की फसल पे 1840 रुपया निर्धारित किया था प्रति कुंतल, और ऐसी धान की फसल में 1750 रुपया प्रति कुंतल निर्धारित किया था, और ए ग्रेड में फिर 160 रुपये की बढ़ोतरी की थी। जो ये एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का जो किसान द्वारा उपज में लाई गई ये चीज़ जो मैं बताऊंगा 22 कौन से प्रोडक्ट है, उस पर निर्धारित जो करती है वो कौन करता है, या उसकी सिफारिश कौन करता है सरकार से। एक कमीशन है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइजेस, हिंदी में बोलेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग। जी हाँ, ये है भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय का एक अटैच्ड उसका कार्यालय है, जिसको CACP शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और फुल फॉर्म दोबारा बता रहा हूँ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो ये एमएसपी तय करते हैं या उसकी सिफारिश करते हैं कि कितनी किस प्रोडक्ट की एमएसपी रखी जाएगी। तो एमएसपी जब तय की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसमें जिन भी फसलों को लेकर वो रखी जाएगी, तो उसमें लागत कितनी लगी है। जैसे धान को अगर मार्केट में चावल हम लोग खरीदते हैं, तो उस धान को चावल तक बनने में कितनी लागत लगी है। इसके अलावा क्या डिमांड है, मांग कितनी है, क्या सप्लाई है, आपूर्ति कितनी है, और मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एमएसपी निर्धारित की जाती है। दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो सिफारिश करता है करीब 22 फसलों पे एमएसपी की, और निर्धारित करती है गवर्नमेंट, भारत सरकार। तो वो फसलें कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो उसके माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो मैंने जानकारी हासिल की है उसमें 7 अनाज हैं, 5 दालें हैं, तिलहन हैं, और कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं। अनाज में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं, सही चीज़ बता रहा हूँ। धान है, गेहूँ है, मक्का है, मोती है, बाजरा है, जौ है, रागी है, सब्रत है। इसी प्रकार दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। कुछ 7 तिलहन है, मूंगफली, सरसों का तेल, सोयाबीन, समुद्री घास, सूरजमुखी, कुसुम, निगर साइड। और इसके अलावा वाणिज्य फसलें हैं, कपास, कच्ची जूट और खोपरा। इसके अलावा गन्ना भी है, जिस पे CACP जो है वो तय करता है, लेकिन एमएसपी नहीं तय करता। उस पर एक नई चीज़ है, उसको बोलते हैं FRP। जी हाँ, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, लेकिन सिफारिश उसकी CACP ही करती है। दोस्तों, जैसे कि इतिहास हम सबको मालूम है, हमने देखा है कि पहले जमींदारी सिस्टम था, उसके बाद मनी लैंडर्स का सिस्टम था, जिसमें मतलब उधार दिया जाता था, किसान उधार लेते थे और काफ़ी नुकसान सहना पड़ता था उनको, काफ़ी ब्याज देना पड़ता था। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए भारत सरकार 1965 में APMC एक तरह का एक्ट लेके आई, जिसका फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसके तहत पूरे देश भर में मंडियाँ बनाई गई जगह जगह पे, जहाँ पे किसानों के अनाज को उचित व्यवस्था करी गई कि उनको रखा जाए, संभाला जाए, और व्यापारी जो है उनको लाइसेंस दिया गया ट्रेड करने के लिए, सरकारी लाइसेंस। दोस्तों, जबकि एमएसपी है, भारत सरकार निर्धारित करती है करीब 22 अनाज फसलों पर, तिलहन पर, इन सब चीज़ों पर, उसके बावजूद हमारी APMC मतलब इन्हीं मंडियों में कुछ ना कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से हम इसका लाभ पूरी तरीके से किसान नहीं उठा पाते हैं। आपको बताऊं कि NSSO एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस सर्वे करता है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक और
डेमोग्राफिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बेस्ड सर्वे करता है। इन्होंने सर्वे किया तो इन्होंने ये बताया कि सिर्फ 6% किसान, जी हाँ, जितने भी किसान हैं उसमें से सिर्फ 6% किसान को एमएसपी मिल जाती है। तो होने के बावजूद वो किसानों को नहीं मिल पाती है। इसके पीछे क्या वजह है? सिस्टम खराब है और सिस्टम को हम ही लोगों को सुधारना पड़ेगा। जो सिस्टम बनाया गया था वो अच्छा बनाया गया था, बेहतरी के लिए बनाया गया था, इसीलिए अभी इतने किसान आंदोलित भी थे कि वो सिस्टम रहे, मोनोपोली किसी भी चीज़ में ना हो, ये हम भी चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं, इसलिए प्रोटेस्ट किया गया था। भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया कि वापस लिया है, लेने वाले हैं लॉ, लेकिन ऐलान कर चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमको समझना चाहिए कि सिस्टम खराब है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, हम ही उसको सुधारेंगे क्योंकि हमसे ही ये देश है। आपने देखा होगा कि जो आंदोलित किसान थे उसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज़्यादा थे। कारण क्या है? यही कारण है कि वहाँ के किसान इन मंडियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं और उनको लाभ पता है कि क्या मिल सकता है मंडी से। शुरुआत में ऐसा होता था कि किसान, अभी भी ऐसा होता है कि किसान फसल होती है, रखने की उतनी जगह होती नहीं उसके घर में, तो वो मंडी ही लेके आता है। मंडी में उसको व्यापारी मिलते हैं, उनको बेचता है, जो अगर माल बच जाए फिर वो गवर्नमेंट उससे ले सकती है। वहाँ पे भंडारण की उचित व्यवस्था होती है। लेकिन जो सरकारी लाइसेंस मिलते हैं उसमें कुछ धांधलियाँ पाई गई हैं पास्ट में, ऐसा लोगों का मानना है कि जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है ढंग से चल नहीं पाता बहुत सी जगह पे, और बहुत सी जगह पे बहुत बेहतर काम करता है। तो ये खामियां दूर करने की जिम्मेदारी हम लोगों की ही है। पीएमसी मंडियों में जो लाइसेंस मिलते हैं उनको बहुत सोच समझ के सही लोगों को देना चाहिए। दोस्तों 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति जिसको बोला जाता है, और उसका हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कितना किसानों को फ़ायदा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसान, आप, सरकार, सिस्टम, हम सब मिलकर ही अपने देश को उन्नत बना सकते हैं। और जो किसान अब मांग कर रहे हैं एमएसपी पर कानून बने, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। आपका इस विषय में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। अगर एमएसपी के बारे में जो मैंने जानकारी दी थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए ही वीडियोज़ बनाता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय देवभूमि, जय भारत।